बड़ा सेक्शन होगा, क्योंकि सारे टॉपिक को अलग अलग बांट दिए हैं। पर्यावरण का अलग कर दिए हैं, पॉलिटी का अलग कर दिए हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अलग कर दिए हैं, बिहार स्पेशल अलग कर दिए हैं, सारे टॉपिक को बांट दिए। उससे क्या होगा कि आपको समझने और पढ़ने में आसानी होगा। अब देखिए हम इसको 22-23 तक खींचेंगे, मतलब आपका ये करंट, फिर उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सेक्शन मेरा बचा हुआ है, तो उस पर चले जाएंगे। 10 दिन 12 दिन हमको अच्छा मौका मिलेगा, लंबा लंबा क्लास लेने का मौका मिलेगा, तो हम लोग इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये करंट अफेयर टॉपिक तैयार करते समय एक बात का ध्यान रखें कि पिछला जो ट्रेंड है 5 साल का, उसी को फॉलो किया जाए। ज़्यादा इधर उधर जाने की हमको जरूरत नहीं है। हम 20 साल पर भी नहीं गए हैं, 15 साल पर भी नहीं गए हैं, हम 5 ही साल पर गए हैं, क्योंकि जो फेरबदल हुआ है वो 5 साल में ही हुआ है। और एक बात और समझ लीजिए, ये करंट अफेयर टॉपिक आपके निबंध से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है, वो इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। हो सकता है कि एक करंट अफेयर टॉपिक ही निबंध के रूप में आ जाए, वो कोई नहीं जानता है। तो निबंध करंट अफेयर पढ़ना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, निबंध के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारा जुड़ता है करंट अफेयर ही। तो टॉपिक जो तैयार किए हैं उसको तैयार करते समय किन किन पहलू का ध्यान रखें वो देख लीजिए। हम सबको पता है कि पिछले बार जब तक 68 नहीं एग्जाम हुआ था, आईआर का पूरा ट्रेंड फॉलो होता था, यानी 5 क्वेश्चन आता था तो 4 क्वेश्चन आईआर का ही आता था, कभी 3 क्वेश्चन आईआर का आता था, ये ट्रेंड फॉलो होता था। लेकिन जब से 68 एग्जाम हुआ, फिर 69 हुआ है, तो एक नए सब्जेक्ट का एंट्री हुआ है, वो है बिहार स्पेसिफिक सेक्शन। पहले बिहार स्पेसिफिक तो सेक्शन आता नहीं था, लेकिन अब बिहार स्पेसिफिक सेक्शन आने लगा है, तो उसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और खास करके जब से शॉर्ट क्वेश्चन आया है तो ये तो और ज्यादा डिमांडफुल हो गया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक सिलेक्शन किए हैं, ठीक है। तो यही बात कर रहे हैं कि ऐसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 सेक्शन में करंट अफेयर को बांटे हैं, आईआर सेक्शन और एक है नेशनल इशू सेक्शन। नेशनल इशू सेक्शन वो कई पार्ट में बांटे हैं, जैसे पॉलिटिकल सेक्शन जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ करंट अफेयर है, बिहार करंट अफेयर, ये जोड़ना अब मजबूरी है और जरूरी है। ये दोनों काम है, क्योंकि आप कोई सा भी पेपर 1 लिख रहे हो, पेपर 2 लिख रहे हो, या फिर निबंध ही क्यों ना लिख रहे हो, बिहार स्पेशल आपको जोड़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा उपाय नहीं। और अगर ये जोड़ते तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा। इसके अलावा करेंट इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इंडेक्स से क्वेश्चन आता है। अब देखें तो पिछले 2 बार से इंडेक्स से क्वेश्चन दिया है, पर्यावरण से क्वेश्चन दिया है, तो ये सारा टॉपिक हम लोग करंट अफेयर के सेक्शन में हम अपना रखें, जो आपका ट्यूसडे से शुरू होगा। हाँ, जिनको नहीं देना है इस बार मेंस, उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन याद होगा आपको कि 69 का एग्जाम हुआ था, तो पिछला जो मेंस पढ़ा था उसके लिए आसान हो गया था। करंट अफेयर तो हमेशा जरूरी होता है। ये अभी पीडीएफ दे देंगे आप लोग को, लिखने की जरूरत नहीं, पीडीएफ अभी दे देंगे। बस बता देते हैं कि हम लोग क्या क्या, आप देखिए ये जो टॉपिक डिसाइड किए ना, इसमें से आपको क्या करना है, अभी पीडीएफ दे देंगे। कोई टॉपिक आपको लगे कि इसमें लेफ्ट हो गया, मतलब नहीं है शामिल, तो आप हमको बता देंगे, हम उस टॉपिक को इसमें शामिल कर लेंगे। रेफरेंस देखिए, विजन 365 रेफरेंस पे रहेगा। मैग्रीविल का बुक है वो आईआर का उससे रहेगा। क्रॉनिकल तो है ही, दृष्टि तो है ही। संपादकीय सेक्शन में द हिंदू का रहेगा, जनसत्ता का रहेगा और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का रहेगा। आपको पता है बिहार नमन का बुक आया है, तो उसका भी रेफरेंस रहेगा, जो अपने पास है वो भी रेफरेंस रहेगा। वो बीपीएससी इनसाइट करके भी एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी बहुत अच्छा से डालते हैं लोग, तो वो भी रेफरेंस रहेगा। और आप बोलिएगा सर उसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि करेंट अफेयर खास करके संपादकीय से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, सब संपादकीय आप नहीं पढ़ सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं उस पर तो काम कर ही सकते हैं। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट यही रहेगा, जहां से हम लोग मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप ऐसा मत कहिएगा सर यहाँ से उठा लिए, वहां से उठा लिए, जहां से उठा लिए वो बता दिए हैं कि कहाँ से हम लोग कहाँ से हेल्प लेंगे, ठीक। अब आते हैं टॉपिक पर। क्या नहीं डाले क्या? पीडी तो हम रखते ही हैं, नहीं डाले। अच्छा, पीडी भी रहेगा सामने, क्योंकि पीडी का कुछ सेक्शन जो है ना बहुत अच्छा से दिया है, कुछ सेक्शन बहुत अच्छा से कवर किया है, पीडी तो रहेगा ही। क्रॉनिकल का फर्स्ट 7 टॉपिक या 6 टॉपिक क्रॉनिकल का द बेस्ट रहता है, अगर आप देखे होंगे तो। दृष्टि का भी 5-6 टॉपिक, लेकिन दृष्टि का बुक लेने की जरूरत नहीं है, मतलब ये मेरा पर्सनल राय है, क्योंकि उनका वेबसाइट ही इतना थोक मटेरियल आपको दे देता है कि बुक से कहीं ज़्यादा आपको वहाँ पर उपलब्ध रहता है। लैंग्वेज आपको वही रहता है जो वेबसाइट पर रहता है, अलग से लैंग्वेज रहता नहीं।
तो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में जो टॉपिक है बेल्ट एंड रोड BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अभी बहुत चर्चा में रहा है ये, तो इसको लेकर हाँ चाइना के पर्सपेक्टिव में रहा है, क्योंकि कई सारे यूरोपीय देश इसका हिस्सा बने फिर निकले, बहुत सारा। G7 और इंडिया का जो तालमेल है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए भी थे, तो उसको लेकर, हालांकि गए मोदी जी अभी अमेरिका भी थे, लेकिन हो गया उल्टा। खैर, तो G7 एक प्रमुख मुद्दा है। अगला वेस्ट एशियन क्राइसिस जो है, पश्चिम एशिया संकट जो है, जैसे इजराइल फिलिस्तीन और ईरान संकट। अब इजराइल ईरान संकट भी हो सकता है, या फिर फिलिस्तीन इजराइल संकट भी हो सकता है, तो हम इसको त्रिकोणीय बिंदु से देखेंगे। बाकी अन्य देश भी इससे जुड़ते चले जाएंगे, चाहे जॉर्डन जुड़ जाए, चाहे अमेरिका जुड़ जाए, वो तो अलग बात है, लेकिन त्रिकोणीय जो संघर्ष चल रहा है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस में हम लोग देखेंगे इस सेक्शन को। देखिए, ये एवरग्रीन सेक्शन है जो भारत के पर्सपेक्टिव में हमेशा आने का उम्मीद बना रहता है, वो है इंडो पैसिफिक रीजन, भारत प्रशांत क्षेत्र रीजन। ये ट्रेड यानी व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और ये सेक्शन आपको कहीं ना कहीं कवर करना ही पड़ता है। इसके अलावा एक जो टॉपिक अभी जोड़े वह है संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद को लेकर। अभी चर्चा चला, भारत एक जगह गए थे दौरे पर, तो वहां बोला गया कि UNSC में हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये बहुत ही दिल में अरमान जो होता है ना, वैसा मुद्दा है। भारत को ये मुद्दा बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। कौन सा? UNSC का, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपको सदस्यता को हम सपोर्ट करेंगे। पहले खूब होता था, आतंकवाद और UNSC दो ही मैटर में भारत खुश हो जाता था। ठीक है, तो ये सेक्शन भी हम लोग देख लेंगे, कवर कर लेंगे। कोई छूटेगा तो हमको बताइएगा, ठीक। ऐसे तो अब अनंत सेक्शन है, लेकिन उतना सेक्शन कहां से कवर करिए। रिलेशनशिप में बात करें तो इंडिया US रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये बदलाव का दौर है। अभी तो बाइडेन के समय अलग तरह का दौर था, अब अभी ट्रंप के समय अलग तरह का दौर है। मतलब बोला गया ना, दुनिया में कुछ पागल इंसान राष्ट्रपति बन जाने के बाद यही होता है कि दुनिया बेचैन हो जाता है। उनसे हम तो छोड़िए, भारत छोड़िए, उनका कनाडा जो सबसे परम मित्र देश है वो भी परेशान है। मैक्सिको तो पहले से ही परेशान था, यूरोप अब परेशान हो रहा है। तो ट्रंप के बनने के बाद कई सारे भूचाल देखने को मिल रहे हैं, तो उस संबंध को भी हम लोग समझेंगे। इस बीच रूस यूक्रेन संघर्ष एवं भारत की परिस्थिति को भी समझने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी ये सेक्शन करवा चुका हूं मैं, लेकिन तब भी करवा दूंगा। ठीक, USA राष्ट्रपति चुनाव, ये पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आ सकता है भारत का राष्ट्रपति चुनाव और USA के राष्ट्रपति चुनाव में तुलनात्मक अध्ययन पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, भारत के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले बार भी क्वेश्चन आया था ना, दो आया था। तो हो सकता है भारत, इस बार G20 सम्मेलन हर साल होता है, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो ये सेक्शन भी हम लोग कवर कर लेंगे, खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में। अच्छा, बांग्लादेश संकट उत्पन्न हुआ तो उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कहां पड़ा? भारत पे पड़ा। तो ये टॉपिक भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, खास करके आज के दौर में बांग्लादेश के साथ हमारा जो संबंध है कैसा है, क्योंकि शेख हसीना तो भारत में मौजूद है, और भारत में मौजूद रहने के कारण वहां जो सैन्य शासन है, ये सैन्य शासन ही कही, वो इसका प्रतिरोध भी कर रहा है। तो इस स्थिति में हम भारत को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जैसे क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, चर्चा में रहा है। यहां से आसियान भी है, इसी में आसियान भी है ना, तो हाँ, बिम्स्टेक भी है, ऐसे तो कई सारा है। लेकिन हम लोग जो हॉट टॉपिक रहा है अभी, जो एकदम चर्चा में रहा है, उसमें ये सारे संगठन शामिल है। खैर, क्वाड तो अभी नहीं ज्यादा चर्चा में है, लेकिन चलिए जब हाँ, तो अभी ये चर्चा में बन जाता है, कभी भी बन जाता है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इस पर चर्चा कर ही चुके हैं, और ये इस बार चर्चा में क्यों है? क्योंकि हमने भी उसमें शिरकत किया है। अब रिलेशनशिप में आते हैं, तो भारत रूस संबंध भी अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? देखिए, आज ही सुन रहा था BBC, अगर आप सुनते होंगे तो, भारत रूस संबंध के बीच बैठा हुआ है चीन, ठीक, और भारत रूस के बीच एक था USA, तो पहले विरोधी था, अब USA और रशिया हो गया है साथ में, और इसे भारत के संबंधों को भी ठेस पहुंच सकता है, क्योंकि भारत के संबंध अभी USA से थोड़ा तल्ख है, ज्यादा तल्ख नहीं है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने क्या कहा है कि हम रिश्तों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप भी आज फिर से भारत पर हमला किए। क्यों हमला करे पता है? क्योंकि उनको टैरिफ जो इतना ज्यादा है ना,
उससे परेशानी है। एज ए बिजनेसमैन उनको तो परेशानी होगा ही होगा, और जो वो महसूस किए हैं उसी कारण से वो रिफ्लेक्ट करते हैं। खैर, कहते हैं इधर रूस और चीन का संबंध बहुत प्रगाढ़ होते जा रहा है, और इसी बीच यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया है। भैया बहुत अच्छा काम किया है, आतंकवादी को पकड़ के हमको दे दिया है। अभी ट्रम्प का आप कोटेशन सुने होंगे। तो अब हो गया स्थिति ये कि भारत बीच में फंस गया है। इधर इंडोनेशिया चाइना की तरफ है, इधर म्यांमार चाइना की तरफ से, इधर बांग्लादेश चाइना की तरफ से है, इधर मालदीव चाइना, मानो भारत को पूरी तरह से घेर लिया गया। अब भारत के लिए ये पता चलना मुश्किल हो गया है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। ये रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा प्रवासी भारतीय को संदर्भ में भी काम हो सकता है, क्योंकि यूएसए से बहुत सारे प्रवासियों को भारत भेजा गया। इसी के संदर्भ में रिलेशन ही हम समझेंगे तो भारत और सिंगापुर रिलेशन बहुत दिनों बाद 75वां शायद हम मना रहे हैं। भारत भूटान संबंध और भारत और यूएई संबंध तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा सारा बिजनेस जो गल्फ कंट्री में हो रहा है वो यूएई के साथ ही हो रहा है, मतलब संबंध विस्तार जो हो रहा है। तो यूएई को सेक्शन को हम लोग देखेंगे। बहुत ज्यादा सेक्शन है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही करेगा। कुछ सेक्शन हो सकता है करवा दे, कुछ सेक्शन दे दें आप लोग, ऐसा कर सकते हैं। वो समय पर निर्भर करेगा कि हम कितना तेजी से आगे बढ़ते हैं। तुम लोग भी ध्यान से देखो, क्योंकि अगला बार तुम लोग को भी यही देना है। और यही कौन सा अफ्रीकी संघ, हाँ ये हो सकता है, सहयोगात्मक पद बना है जो अफ्रीकी संघ। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, लिख ही देते हैं। चलिए, ओके ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहां तक ठीक है सारा टॉपिक। अब जो अगला टॉपिक है पॉलिटिकल करंट अफेयर है, और ये करंट अफेयर पीटी में भी वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसा मेंस में इंपॉर्टेंट है। जैसे लोकसभा चुनाव की बात कर ले, जैसे आदर्श आचार संहिता की बात हमेशा होता है, परिसीमन आयोग की बात हमेशा होता है, उसके साथ साथ 18वां लोकसभा चुनाव तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। तो ये एक सेक्शन हो गया जो इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता जब से उत्तराखंड में लागू हुआ है उसके बाद चर्चा में रहा है, और लगातार इस पर बहस जारी है हमारे देश में। इसके बाद संघवाद की अवधारणा, खास करके वित्तीय संघवाद, राजकोषीय संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, सहयोगी संघवाद, ये सारा संघवाद का जो प्रारूप है वो भारत में देखने को मिल रहा है। अभी ये आइडिया है संघवाद, आइडिया है ना संघवाद किसको कहते हैं, फेडरलिज्म किसको कहते हैं, कौन बताएंगे हमको? फेडरलिज्म संघवाद किसको कहते हैं? जैसे अमेरिका में है कि तो राज्य अलग-अलग अपना उसका एक साथ है, लेकिन सब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। केंद्र और राज्य के बीच सहयोगात्मक संबंधी संवाद, सहयोगात्मक नहीं, समन्वयात्मक, कोऑर्डिनेशन। सहयोग में सहयोगात्मक संघवाद हो जाएगा, समन्वयकारी भूमिका है। केंद्र और राज्य समन्वय के साथ शासन का संचालन जो करते हैं उसी प्रारूप को हम लोग फेडरलिज्म या संघवाद की बात करते हैं। ये कुछ समझ में आया? तुम और ये मिल के अगर कुछ चला रही हो ना तो उसी को क्या कहेंगे पॉलिटी के टर्म में? संघवाद, फेडरलिज्म। ठीक है, चलिए। तो राजकोषीय संघवाद, वित्तीय संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद, ये सब संघवाद के स्वरूप है। ठीक है, सहयोगी संघवाद, जैसे हम लोग ये कोरोना काल में सहयोगी संघवाद की अवधारणा को देख रहे थे। हॉट टॉपिक है एक देश एक चुनाव, ये तो पढ़ लिए, ठीक, कोई बात नहीं, पढ़ लिए तो हमको क्या दिक्कत है, आप अपना नोट्स दे दीजिएगा, हम पढ़ा देंगे। ठीक, अच्छा से पढ़े हो गए, ठीक है, कोई अच्छा बात है ना, ये तो अच्छा बात है। जो पढ़ा दिए दोबारा क्यों पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन टॉपिक आपका है जो आपको अच्छे से करना है। संविधान के 75 वर्ष, अभी संविधान को लेकर खूब शपथ खाया जा रहा है, तो इसको लेकर बात हो सकता है संविधान की प्रासंगिकता को लेकर, संविधान के मूल्यों को लेकर, संविधान की अवधारणा को लेकर, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर ये बात किया जा सकता है। तो आपको इसका तैयारी करना चाहिए।
चुनावी बॉन्ड योजना चर्चा में था 1 साल पहले, तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसको बना दिया गया था असंवैधानिक, मतलब अवैधानिक बना दिया था, इसको खत्म कर दिया गया। महिला आरक्षण को लेकर क्या नाम है, वंदन योजना। रेवड़ी संस्कृति खूब चर्चा में रहा है। प्रीबीज सिस्टम, हाँ। इसके अलावा जाति जनगणना और इसके प्रभाव, जाति जनगणना भारत के परिप्रेक्ष्य में भी और बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी। तो पॉलिटी से इतना टॉपिक है, इसके अलावा कोई टॉपिक लग रहा है और जो छूटा हो, ऐसे सब नई आपराधिक संहिताओं का वो तीनों कानून आपको पढ़ना ही पढ़ना, वो पढ़ना ही पढ़ना, उसमें कोई नहीं है। ये हो सकता है कि न्याय संहिता पूछे या नागरिक संहिता पूछे और साक्ष्य अधिनियम तो नहीं पूछेगा, या हो सकता है कंबाइंड करके ही पूछ दे, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना। अभी जो कंट्रोवर्सी हुआ था समय रैना के केस को लेकर के, उसके लिए सर एक नया अधिनियम आने वाला है। आने वाला नहीं, अभी जितना हो गया उतना से क्वेश्चन बनना शुरू हो गया, अब छोड़ देते हैं। अब आते हैं साइंस एंड टेक से। अब देखिए साइंस एंड टेक से एक बात और, साइंस एंड टेक पढ़े ना पढ़े फर्क नहीं पड़ता है। अगर करंट अफेयर साइंस एंड टेक का पढ़ चुके हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन, ये क्या है, व्यवहारिक क्वेश्चन आता है, अप्लाइड क्वेश्चन पूरा आता है, उसमें आपको जो अवेयरनेस है ना वही काम आता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चुनाव में एआई या चुनाव में प्रौद्योगिकी, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, चुनाव में एआई या फिर प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ई शासन और भारत या बिहार, ठीक है। एक पॉलिटी में 2 टॉपिक और हो सकता है। कौन कौन सा है, एक तो वाला, वो तो लिख दिए। दूसरा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। हाँ, 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन हम लोग क्लास में पढ़े थे, पीटी में पढ़े थे, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन, हाँ 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, नहीं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हाँ। तो वो तो हो गया, परिसीमन वाला ऊपर ही था, आचार संहिता और परिसीमन आयोग, ठीक है। हाँ, तो ई शासन और बिहार पूछा जा सकता है, ई शासन और भारत, भारत तो थोड़ा बड़ा एस्पेक्ट हो गया, लेकिन छोटा एस्पेक्ट में बिहार के पर्सपेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आजकल आ रहा है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसका महत्व ज्यादा है। अच्छा, पंचायत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, जब हम लोग भारत नेट योजना की बात करते हैं और जब हम लोग डिजिटल भारत की बात करते हैं, तो हमारा ये पंचायत की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सिर्फ पंचायत आगे डिजिटली इंप्रूव नहीं होता है, बल्कि पूरा पंचायत क्षेत्र आगे बढ़ता है। क्योंकि पंचायत ही है जो सब जाके निम्न स्तर पर ना, मतलब निचले स्तर पर सबसे सक्रिय जो संस्था है वो पंचायती राज व्यवस्था है। वो आपके विधायक से भी ज्यादा आप लोगों तक पहुंचता है, यानी उसका कनेक्शन जो है, कनेक्टिविटी जो है वो जाता है। तो उसके संदर्भ में ये पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन आया है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष मिशन और 3D तकनीक, क्योंकि 3D का अभी बहुत बहुप्रयोग होने लगा है। अभी 6G भी बता सकते हैं, लेकिन 6G भारत में आया नहीं है, वो जापान लॉन्च किया है ऑलरेडी। तो हमारे लिए अभी वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, अभी 5G ही अपना स्पीड दे दे वही बहुत। अभी तो 5G ही 4G का स्पीड दे रहा है, ये पता है कि नहीं पता है? 5G का स्पीड उतना नहीं है जितना होना चाहिए। यद्यपि हमारे लिए वो स्पीड भी बहुत मायने रखता है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा के विविध पक्षों की बात करेंगे। ये बहुत, एनर्जी सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर विकास करना है तो भी, आपका लाइफ स्टाइल चेंज करना है तो भी, आपके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे आयामों से ऊर्जा सुरक्षा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है। इसके अलावा विकास और तकनीक की भूमिका, और इसी तरह विकास और पर्यावरण का मुद्दा, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जहां जहां विकास जाता है वहां तकनीक पहुंचता है, और इसीलिए हम लोग ये कंसेप्ट स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा देख सकते हैं, है ना। पटना स्मार्ट सिटी तो है ही पटना, हालांकि स्मार्ट अभी लग नहीं रहा है, वो स्मार्ट बनने से पहले देखते ना, पूरा वो फेशियल मसाज ये सब होता है, वही पटना का हो रहा है। पूरा धूल उल घूमते रहता है कि कौन कौन है प्राणी जो अच्छा नहीं दिख रहा है,
रोड पर नहीं चल रहा है क्योंकि रोड डेली कूड़ा रहा है, डेली गड्ढा हो रहा है, सड़क खुद रहा है, सारा काम ये चल रहा है। मतलब स्मार्ट होने से पहले जो पार्लर वाला सिचुएशन है वो पटना के परिभूमि में दिखाई देता है। इसलिए जब भी आप बाहर निकलिएगा ना तो हेडेक बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रदूषण इतना ज़्यादा है, खास करके पार्टिकल्स जो PM10 और PM2.5 है वो तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए। चलिए, ये एक नया घटना जुड़ा है और हाल ही में इसका खूब चर्चा चला है, डिजिटल अरेस्ट पर। तो ये टॉपिक, नींद आ रहा है पीछे, हाथ हटा दो, हाथ हटा दो। तुम लोग पढ़ती कम हो सोती ज्यादा हो, जितना देर में तैयार होती है उतना देर में तो पढ़ लो एक बार। नींद आने लगता तुरंत, कैसे नींद आ रहा है? समय ही ऐसा है। अरे दोपहर है इस कारण से। एक काम करना, तुम 12 बजे पढ़ने आना, ठीक, रात में। साफ समय ऐसा है, सोने के लिए समय ही ऐसा हो जाता है। चलिए, डिजिटल अरेस्ट बहुत चर्चा में रहा है, ठीक। अगला, स्वदेशी रक्षा उत्पादन। हम लोग बात करते हैं मेक इन इंडिया का, मेड इन इंडिया का, और वो ही टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, हम लोग आपसे MOU तो साइन करेंगे, सामान तो लेंगे, लेकिन आपको बनाना, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करना होगा? इंडिया में करना होगा। और इसी पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर साइड क्वेश्चन हो सकता है, वैल्यू एडिशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जलवायु परिवर्तन को रोकथाम में प्रौद्योगिकी की भूमिका या फिर कृषि में प्रौद्योगिकी की भूमिका, ये आजकल बहुत जोर की, प्रौद्योगिकी जीवन का आधार बन गया। जहां जाइए, कोई चले ना चले, लेकिन मोबाइल नहीं चलेगा तो काम नहीं चलेगा। कोई साथ रहो चाहे नहीं रहो, क्योंकि मोबाइल रहेगा तो सब रहेगा, वो रहवे नहीं करेगा तो कौन रहेगा साथ में? जो रहेगा वो भी एक दिन चला जाएगा। मोबाइल आजकल वरदान हो गया है या अभिशाप हो गया है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऐसे में। तो प्रौद्योगिकी की भूमिका जलवायु परिवर्तन रोकथाम में कैसे हो सकती है? क्योंकि आप देखते हैं अभी हम लोग जहां इंटरनेशनल इशू बना हुआ है क्लाइमेट चेंज, वैश्विक तापन का ही प्रभाव है जलवायु परिवर्तन। इसी तरह एक और मुद्दा भी 15 दिन पहले गरमाया है, वह है डीप सिक्स का और AI का मुद्दा। ये खूब चला अभी चर्चा में, है ना। और कृषि प्रौद्योगिकी तो लिखी थी। तो ये है साइंस एंड टेक। अच्छा, इसमें से कुछ टॉपिक है जो सर पढ़ा चुके होंगे साइंस एंड टेक में, पढ़ाए ना, एनर्जी ऊर्जा सुरक्षा वाला पढ़ाए होंगे, तो वो कुछ टॉपिक तो आपका उसमें हो ही जाएगा। हाँ बोलिए ना। सेमीकंडक्टर पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिमाग से निकल जाता है ना कभी कभी। नींद आने लगा ना? अब खत्म हो जाएगा, अब रुक जाइए। चलिए, सेमीकंडक्टर पॉलिसी ये हो गया। नहीं, वो मेरा ही इशू नहीं है, वो वहाँ इशू है। साइंस एंड टेक वाले सर पढ़ाएंगे, सब वही पढ़ाएंगे सब। हम ही मतलब यहाँ यहीं सब करते हैं। और उसे तो आप जोड़िएगा तो करेंट अफेयर से बाहर कौन टॉपिक चला जाएगा साइंस एंड टेक में? बताइए तो हमको एक भी टॉपिक, कोई भी नहीं। सारा साइंस एंड टेक का टॉपिक करंट अफेयर में फिर जुड़ जाएगा। इसमें से कई टॉपिक सर ही पढ़ाएंगे। अच्छा, इसमें आप ये देखिएगा, ये मेरा ही सब्जेक्ट है तो हम पूरा लिख दिए, क्या कि पढ़ाना सब हम ही को है। जैसे भारतीय कृषि का अमृत काल, ये तो ये सेक्शन अभी बहुत चर्चा में है अमृत काल को लेकर, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आर्थिक विकास और प्रदूषण, कहते हैं कि विकास जहां चलता है वहां प्रदूषण साथ साथ चलता है, पूरक है एक दूसरे का, विकास और प्रदूषण। इसमें तो आप लोग कंफर्म है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे का। अब आता है निर्यातोन्मुखी बिहार। बिहार को अब देखिए सेल्फ डिपेंडेंट राज्य बनाना है, आत्मनिर्भर राज्य बनाना है, तो निर्यात पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो हमारे पास क्या उत्पाद है? तो हमारे पास फसल संबंधी, कृषि संबंधी उत्पाद है, तो हम उसी उत्पाद को बेचने की बात कर रहे हैं। हमारे पास पशुधन है, तो पशुधन के पर आधारित जो प्रोडक्ट है उसी को बेचने की बात कर रहे हैं पीछे। तो उसी निर्यात को करने के लेकर बिहार सरकार अपना पॉलिसी बना रहा है।
और उसी को लेकर यहाँ चर्चा करेंगे। आर्थिक महाशक्ति की राह पर भारत ये बात बहुत बोलता है, क्योंकि हम लोग ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। अलग बात है कि हम विश्व के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, और इसके अलावा हम लोग टॉप 3 में आने की बात कर रहे हैं। तो कैसे, क्या आयाम है, किस परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये बात कर रहे हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एमएसपी और भारतीय कृषि, चर्चा खूब चला है एमएसपी को लेकर। अभी बिहार सरकार ने ही बोला है कि दलहन और तिलहन हम एमएसपी प्राइस पर खरीदेंगे। बिहार सरकार ने अनाउंसमेंट किया है ताकि दलहन और तिलहन को उत्पादन को लेकर किसान थोड़ा जागरूक हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पीटी में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एमएसपी को लेकर, खास करके जो आयोग बन रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में ये बात हो सकता है। और एमएसपी को लेकर आपको याद होगा तो किसान आंदोलन भी हुआ था, अभी पंजाब वाला, हरियाणा वाला किसान आंदोलन भी एमएसपी को लेकर ही हुआ था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह औद्योगिक विकास और बिहार, हालांकि ये टॉपिक इकोनॉमी का है लेकिन ये करंट इशू का भी है, और चूंकि मेरा ही पढ़ाना है तो यहाँ पढ़ा दे चाहे वहां पढ़ा दे, बात बराबर ही है मेरे लिए। इसके अलावा जनांकीय लाभांश, यहाँ से बीपीएससी हर साल एक क्वेश्चन दिया, जैसे कृषि से हमेशा क्वेश्चन आया है, वैसे जनगणना से भी क्वेश्चन हमेशा आया है, एक क्वेश्चन लगातार आया है। ठीक, गिग इकोनॉमी बात हो चुका है। ग्रामीण भारत की बदलती तस्वीर, अब ग्रामीण भारत भी डिजिटल भारत हो रहा है, विकसित भारत का उदाहरण हो रहा है, स्मार्ट विलेज का उदाहरण हो रहा है। ये सारा अभी हम लोग गांव के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो एपीजे अब्दुल कलाम जी देखे गए, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरा करने में लगे हुए हैं। ग्रामीण पर्यटन की बात कर रहे हैं आजकल हम लोग। तो ये, और ग्रामीण भारत अगर बदलेगा, ग्रामीण भारत का तस्वीर बदलेगा तो भारत का तस्वीर बदलेगा ऑटोमेटिक रूप से। इसी परिप्रेक्ष्य में 7 निश्चय और कृषि रोड में 4 ये पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण और बिहार, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ही होता है, फिर एथेनॉल में होता है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी में होता है, सीमेंट प्रोडक्शन में होता है। 4 कोर सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है भारत में, सॉरी बिहार में। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन यहां बन सकता है। ठीक है, अच्छा अभी तो मेन चीज रखे हुए ही हैं। इस यूपीए सिस्टम, हाँ वो दे सकते हैं। नहीं, इसके अलावा इसमें था बजट 2025 और 26, और बिहार जानबूझ के नहीं दिए हैं क्योंकि वो इकोनॉमिक सेक्शन में पढ़ाएंगे। हो ये वो यूपीएस बोले, बिहार इकोनॉमिक सर्वे। अब ये पढ़ाएंगे इकोनॉमी, अगर ये पढ़ा देंगे तो इकोनॉमी समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त, इकोनॉमी समाप्त। और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छा है, क्योंकि पिछले बार याद है हमको, हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहे थे तभी क्वेश्चन लड़ा था क्लास से, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन दिया था जो कहीं से पूछा ही नहीं गया था। इकोनॉमिक सर्वे बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में इकोनॉमी सर्वे ज्यादा क्या देगा, बिहार पर्सपेक्टिव क्वेश्चन, तो सब कुछ तो। इसके अलावा एक और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, वो है पर्यावरण। आजकल ये हॉट टॉपिक बन गया एनवायरमेंट वाला, घुमा फिरा कहीं से भी पर्यावरण में चला ही जाता है। जलवायु परिवर्तन विश्व और भारत, और इसके अलावा बिहार, पटना नहीं, प्रदूषण और विकास पूरे पहले ऊपर देख चुके हैं। ई वाहन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिप्रेक्ष्यों में। जलवायु सम्मेलन है इसका प्रभाव, कॉप सम्मेलन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, कॉप 29 हुआ है। ठीक है, इसी तरह प्लास्टिक प्रदूषण की बात हम लोग कर रहे हैं, तो प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण। इसी तरह बिहार स्टेट एक्शन प्लान अभी लिया बनाया 2024। इसी तरह क्लाइमेट चेंज, अच्छा बिहार स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान बना है क्लाइमेट चेंज को लेकर, और एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी बिहार सरकार बनाया है। तो हाँ 2024 इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा वो होगा बिहार पर्सपेक्टिव में, बिहार भी करंट है। ये रहा, जैसे अवसंरचना विकास ऑफ बिहार, इज द बिहार आईटी पॉलिसी एंड ड्राई लैंड पोर्ट, इज द बिहार में पर्यटन और विकास,
इस तरफ बजट 2025-2026, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, महिला शक्ति जैसे जीविका, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जीविका हो गया, 7 निश्चय योजना हो गया। देखिए जो पढ़ा चुके वो दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन ये टॉपिक है आपका, जो टॉपिक है वो करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी बता ही चुके ऊपर। और ये आपका सब ट्यूसडे से चलेगा, अब होली भर जितना अच्छा से चल जाए। फिर तो निवेश समिट, बिहार निवेश समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में हम लोग आयोजित किए, हालांकि और भी स्टेट में आयोजित कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में तत्कालीन विकास जो हुआ है बिहार में, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से एक क्वेश्चन रहता है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन रहे चाहे लॉन्ग क्वेश्चन रहे, चाहे 70 हो चाहे 71 हो, चाहे 72 हो चाहे 73 हो, यहां से क्वेश्चन लगातार आएगा ही आएगा, क्योंकि बिहार की धारा एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक। इस तरह इथेनॉल पॉलिसी और संभावित लक्ष्य, इसके अलावा स्टार्टअप पॉलिसी 2024 और फिर बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन 2024, ये सारा करंट इशू है जो इस बार आया है। अब बचा है हाँ एक जो खेल विश्वविद्यालय बना है नालंदा में, स्पोर्ट्स सिटी, अभी पार्ट यहाँ भी बन रहा है ना, पुनपुन में, पुनपुन बना है। दूसरा सर जो नालंदा विश्वविद्यालय का दोबारा पुनर्निर्माण हुआ है, वो हिस्ट्री में दे सकते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, ये भी समझिए। यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पूछने की संभावना ज़्यादा है हिस्ट्री में, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी करेंट टॉपिक है लेकिन हिस्टोरिकल टॉपिक। याद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड का 100 साल हुआ था, मनाए थे, वो क्वेश्चन पूछ दिया था बीपीएससी, तो ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये रहा हमारा करेंट का टॉपिक जो आपका 11 तारीख से शुरू होगा। कहाँ नहीं लिखे हैं क्या? अरे ठीक है, बिहार निर्यात पॉलिसी, हाँ जनधन से, हाँ आ सकता है बिल्कुल। जनधन भी देखिए छोटा छोटा टॉपिक पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। करें छोटा छोटा टॉपिक जो छूट जाएगा क्लास में एक बार बता दीजिएगा, हो सकता है कुछ समय तक वो हो जाए साथ ही साथ। और कई सारा टॉपिक जो है ना वो बिहार इकोनॉमिक सर्वे जब पढ़िएगा तो उसी में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ये पूछ नहीं सकता हमको लगता है, हाँ ये आ सकता है ऐसे में, ऐसे टॉपिक हो सकता है। सर इससे क्वेश्चन बनेगा तो हिंदुत्व और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ने पूछ सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है ना कि ऐसा नहीं है कि कुंभ पहली बार हुआ, 144 वर्ष बोला जा रहा है क्योंकि वो 12 गुने 12 कर दिया गया है, लेकिन कुंभ का आयोजन हर 4 साल में होता है, लेकिन क्वेश्चन अभी तक कुंभ से आया नहीं। लेकिन सर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी तो हाँ तो इसको टूरिज्म से जोड़ा जा सकता है, ये पर्यटन से जुड़ सकता है। अब इन लोग सोच रहे होंगे क्या समझ में कुछ आ रहा है, कुछ नहीं, नहीं इसको तो कुछ नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, तो इसमें आएगा क्या, तुमको समझ में कुछ है ये नहीं है, सब तथ्य है। बस ये है कि हमको ये सारा देखो, ये सारा अगर आपके आंख के सामने से एक बार गुजरा दोबारा गुजरा तो लगेगा या पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, पढ़ने में आसानी होगा, ठीक। इंडेक्स वाला वो शामिल कर देंगे, वो एक ही क्लास में हो जाएगा, क्योंकि ठीक है।